फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अनुसूचियाँ स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जब मैंने इनकी ट्रिक का एक वीडियो बनाया था भाग और अनुसूचियों का, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम इसको आगे डिटेल में लेके चलेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। जो हमने अनुसूचियों की ट्रिक्स पढ़ी थी, आज हम उसको डिटेल में कवर करेंगे ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी कोई ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड करिए। उसमें आप देखिए आपका जैसा कंटेंट है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तो रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको सारे जितने भी रिलेटेड कंटेंट्स हैं वो आपको एक ही जगह मिलेंगे। आपको हर तरफ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एजुकेटर्स भी ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, वो सारे आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करते रहेंगे। काफ़ी एडवांटेज है आपको उससे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमारा एक रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको अप्लाई करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो है अनुसूचियाँ शेड्यूल्स। तो अगर अनुसूचियों की बात करें तो जो अनुसूचियाँ थी हमारे संविधान में, शेड्यूल्स कितनी है हमारी, 1 से 12। हमने जो अपना ट्रिक वाला वीडियो कवर किया था उसमें हमने इसकी ट्रिक देखी थी, वो क्या थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने सारे संविधान के भाग और अनुसूचियों वगैरह की सबकी ट्रिक बताई थी। तो हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वो कहाँ से कहा था कि 12 अनुसूचियाँ हैं। पर जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी हमारी, 8। हमारा मूल संविधान था उसमें हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। पर अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 12। ठीक है, तो आज हम यही जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा वही जो मैं आपको बताया कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। तो वही हम 12 आज कवर करेंगे। पहली अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका हमारे प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारे राज्य कितने हैं एट प्रेजेंट, तो वो हैं 28। और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो हैं 8। ठीक है, अभी हाल ही में पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया था, फिर दमन दीव को भी इनको भी एक में किया गया। तो उस हिसाब से हमारे अभी एट प्रेजेंट राज्य कितने हैं, 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 1। तो हमारे प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, ये देखिएगा, संविधान के 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जो हमारी दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको किस संविधान संशोधन के तहत, तो 62वें 62 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने प्रथम अनुसूची हमने देख ली, वो क्या थी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड। अब हम चलते हैं, हमारी दूसरी अनुसूची है। जब हमने ट्रिक अपनी कवर करी थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टी हमारी पहली अनुसूची थी जो था टेरिटरीज, जो हमने अभी कवर किया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। ई से मैंने क्या बताया था आपको, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी। तो जो द्वितीय अनुसूची हमारी वो इसी से पे है कि वेतन आदि जो पेंशन से वो सब इसमें इंक्लूड है। तो देख लेते हैं, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया, जो मैंने आपको इमोल्यूमेंट्स बताया था ई से हमारे ट्रिक वाले वीडियो में। इमोल्यूमेंट्स अर्थात सैलरी, वेतन भत्ते। ठीक है, अब अगर सैलरी की बात हो रही है, वेतन की बात हो रही है, तो ये पता होना चाहिए कि किनको कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं। तो वो देख लेते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर राज्य में कंपेयर करें तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग।
अब बात ये आती है कि ये तो मैंने लिख दिए, कुछ को ये हो सकता है कि इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप केंद्र और राज्य से कंपेयर करके चलोगे तो आई डोंट थिंक आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी नामों। तो हमने देखा कि एमोलमेंट्स वेतन की बात करेगी, अब बात आती है कि किसको किसको वेतन दिया, कौन कौन से पर्सन इंक्लूड है, तो वो देख लेते हैं। केंद्र और राज्य से कंपेयर करके चलेगा तो आपको नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार ये सारा रिकेक करी हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ को ये रहता है कि इतने सारे नाम है कैसे याद रहेंगे किसको किसको, तो वो भी अभी देख लेंगे। तो कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अब केंद्र में आया तो राष्ट्रपति हो गया, अगर राज्य से कंपेयर करें तो राज्यपाल हो गया, ऐसे आपको याद हो जाएगा। लोकसभा, अब केंद्र में है तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्य से कंपेयर करें तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। फिर आगे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उधर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। फिर उच्चतम सुप्रीम कोर्ट केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर राज्य से कंपेयर करें तो हाई कोर्ट। और फिर हमारे कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है सब। इतने लोग हैं जो हमारे दूसरी अनुसूची में जो वेतन की बात करी है वो आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारी थर्ड शेड्यूल मतलब तृतीय अनुसूची। उसमें क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, कौन कौन से लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ मतलब ओथ। जब हमने ट्रिक पढ़ी थी तो हमने टीएस, तो TEA में हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेशन, तो वो हो गया हमारी शपथ ओथ से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्ड अनुसूची में क्या है, जितने भी ये पद हैं उनकी जो शपथ की सारी प्रोसीजर होती है वो किस में आता है, किस अनुसूची में, वो हमारे थर्ड शेड्यूल में। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची, राज्यसभा सीटें। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों हैं उनका आवंटन किया जाता है। जितनी भी सीटें हैं राज्यसभा से लेके क्या उसमें जो भी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो कौन सी अनुसूची में आता है, तो वो आता है हमारे चौथी अनुसूची में जिसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिफ्थ अनुसूची देखते हैं, फिफ्थ क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो हमने शेड्यूल एरियाज वगैरह की बात बताई थी आपको, उसमें इन तो पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अभी हमने 5 जो हमारा टीएस था TEARS उसको कवर किया है, एक बार ब्रीफली दोबारा से देख लेते हैं। पहली में क्या था, संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, और दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, वो था 62वें। सेकंड अनुसूची में क्या था हमारा, वेतन भत्ते, इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी, किनकी मैंने बताया आपको केंद्र और राज्य से कंपेयर करके। थर्ड में क्या है, ओथ शपथ का प्रावधान। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और पांचवी में क्या था, जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सिक्स्थ में आते हैं छठी अनुसूची, जो हमने पांचवी में पढ़ा, जो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के नियंत्रण प्रशासन के बारे में उल्लेख है, छठा भी उससे रिलेटेड है छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो हमारे ये कौन से 4 जो हमारे दिए हैं, कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनका उल्लेख छठी अनुसूची में इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब अगर एक चीज़ देख लेते हैं, अगर इन 4 राज्यों की बात आई ही है तो हम लोगों ने पढ़ा था 7 सिस्टर्स, आप लोगों ने सुना ही होगा कि 7 सिस्टर्स किन किन राज्यों को कहते हैं, 7 सिस्टर्स किन किन राज्यों को कहते हैं, तो इनको 7 पूर्वोत्तर राज्य, जो भी 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो कौन कौन से 7 पूर्वोत्तर हैं, 4 तो यही हो गए हमारे, जो अन्य 3 हैं उनको आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। कैसे देखते हैं, एक ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं। अणु की नागमणि, तो 4 तो हमारे हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो अन्य 3 राज्य हैं उनको हमने ट्रिक से देखा है, कौन कौन से नाम है देख लिए।
अणु से क्या हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, अणु से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग से क्या हो गया नागालैंड, और मणि से क्या हो गया मणिपुर। ठीक, कौन कौन से, ये तीन तो आपको इसलिए याद हो जाएंगे, अणु की नाग मणि जो हमारे ट्रिक से है। अणु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो गया नागालैंड, और मणि से हो गया मणिपुर। ये जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य के जो क्षेत्र हैं इनमें जो जनजातियों का प्रावधान है, इन जनजातियों के अपने अलग अलग रीति रिवाज और रहन सहन अलग अलग नियम है, तो इनके लिए अलग एक प्रशासन के नियम बनाए गए हैं। तो वो हमारे छठी सूची में जो 4 राज्य हैं वो आगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, क्योंकि 4 राज्य का उल्लेख हुआ ही था, तो जो अन्य 3 थे जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, हमने उनको भी यहाँ पे देख लिया। कौन कौन से, अणु की नागमणि, मतलब अणु से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 राज्य तो ये हो गए और 4 ऊपर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं, ये होगी हमारी छठी अनुसूची। 7वीं देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारी 7वीं अनुसूची है, आप सब जानते होंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे रिलेटेड है, उससे लिंक है। क्यों लिंक है? जो हमारी 7वीं अनुसूची में जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उस पर द्वैध शासन की बात करी गई थी। मैंने आपको बताया होगा जब हमने अधिनियम वाला कवर किया था वीडियो। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 1935 का भारत शासन का अधिनियम है उसमें द्वैध शासन की बात करी गई थी, डायार की। द्वैध शासन के से क्या मतलब कि किन्हीं 2 लोगों का, मतलब केंद्र और राज्यों का जो भी पावर या शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा उन दोनों के बीच होगा, मतलब यहाँ किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक, तो वही 7वीं अनुसूची में इसी की बात की गई है जो हमारी सूची है। अब जो पावर है, जो शक्तियों का बंटवारा हम कह रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच होगा, तो इन पावर और शक्तियों का बंटवारा कुछ सूचियों के माध्यम से किया गया है। वो कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको देख लेते हैं, क्या है 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन सी? संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनको देख लेंगे क्या क्या है इनके अंदर ब्रीफ में। एक और होती है अवशिष्ट सूची जिसको कहते हैं। अवशिष्ट सूची भी केंद्र में होती है। क्या होता है इसके अंदर, अभी उसको आगे कवर करेंगे जब इससे रिलेटेड अनुच्छेद देखेंगे। ठीक, तो कौन कौन सी 3 सूचियां हो गई? यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, और एक अन्य है अवशिष्ट सूची। तो क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जिनका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11, ये याद रखिएगा, कौन से भाग में? भाग 11 में कौन सा अनुच्छेद तक? 245 से 263, 245 से 263 अनुच्छेद तक किया गया है। ठीक, ये भाग और अनुच्छेद याद रखिएगा, मेनली भाग याद रखिएगा। अब अनुच्छेद की बात करिए तो वो देख लेते हैं। 245 में तो हमारा ये था, 246 में क्या है? संघ, राज्य व समवर्ती सूची। अब इसके अंतर्गत 46 1, 2 और 3। तो 246 1 में क्या है? संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट। संघ सूची से क्या मतलब है? इसमें जितने भी जो भी पावर्स हैं या कानून जो भी बनाया जाएगा तो उसकी मेन पावर किसके पास होगी? सिर्फ केंद्र के पास होगी। ठीक, तो 46 2 में क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से तात्पर्य है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों का सह अस्तित्व पाया जाए। दोनों जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें केंद्र और राज्य
दोनों का अस्तित्व पाया जाएगा, दोनों की सहमति होगी, दोनों का अपना अपना इक्वल भाग होगा। ठीक, राज्य सूची जिसमें सिर्फ स्टेट इन्वॉल्व हो, केंद्र ना हो। अवशिष्ट सूची क्या है? अवशिष्ट सूची भी हमारी केंद्र की सूची है। अवशिष्ट सूची में होता है जो अन्य 3 सूची थी हमारी, संघ, राज्य और संवर्ती सूची, उन जो विषय उनमें नहीं आए हैं। जैसे संघ में कौन कौन से विषय लिए जाएंगे जिन पर कानून बनाना होगा, तो वो सिर्फ संघ सेंट्रल के पास होगा। वैसे तो अवशिष्ट सूची में क्या है, जो विषय इन तीनों में ले लिए गए हैं उनके अलावा जो विषय बचे हैं, ठीक, रिमेनिंग जो विषय बचे हैं वो हमारे अवशिष्ट सूची में जाएंगे। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा, जो भी सूचियाँ हैं हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उससे रिलेटेड कौन से भाग में? भाग 11 में। कौन से अनुच्छेद में? 243 से 263 अनुच्छेद हमने देख ली कि कौन सा किसका है, ये याद रखिएगा, और ये भाग याद रखिएगा, भाग 11 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 7वीं अनुसूची के बाद। 8वीं अनुसूची में आप सबको पता होगा किसका उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जैसे जब हमने अनुसूचियाँ स्टार्ट की थी, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था हमारा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, और वर्तमान में 12। वैसे अगर भाषाओं की बात करें तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? वर्तमान में 22 है। तो मतलब जुड़ी कितनी? 8 जुड़ी। तो अब ये जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं, उसके बाद हमें उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी 8 भाषाएं जुड़ी हैं और किस कब कब जुड़ी हैं। ठीक, क्या था इसमें? 8वीं सूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक, तो 8 जो जोड़ी गई वो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अनुच्छेद कहाँ से कहा था कि 343 से 351। अब इससे अभी जो हमने इतना कवर किया है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग आपके 1 लाइनर्स में, वनडे एग्जाम में, कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो वो 22 भाषाएं। अब अगर हम 22 भाषाओं को लेके चलते हैं तो ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि सारी की सारी 22 भाषाएं याद रखना, कहीं कोई कुछ छूट जाती। बस आप इतना याद रखिएगा कि इन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अब तक जो भी क्वेश्चन आया वो इसी पे आया है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं? वो अंग्रेजी भाषा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा वही है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वो अंग्रेजी है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 343 से 351। अब हम देख लेते हैं जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब अगर बीच में जोड़ी गई है तो अगर किसी चीज़ को हम जोड़ते हैं या हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। तो ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, तो वो देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो पहला था जो हमारी 14वीं भाषाओं के बाद जो 15वीं जोड़ी गई एक, वो कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। और वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 21वें। ये जो भी अभी हम ये सेक्शन कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से संविधान के तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, सारी चीज़ें। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आखिरी में 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, एक बार देख लेते हैं फिर से। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को, 71 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, और 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। आगे चलते हैं। ये थी हमारी 8वीं सूची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल। काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, यही सारे कि कितनी भाषाएं शामिल हैं, अनुच्छेद क्या है, कौन सी भाषा नहीं है, और इससे किन किन संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है। तो 14 थी, 15 जुड़ी, 15 से 3 18 हो गई, और उसके बाद 4 और लास्ट में जुड़े 92 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 22 भाषाएं हमारी एप्रेजेंट हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल क्या कहती है?
अच्छा, एक चीज़ और, 9वीं अनुसूची स्टार्ट करने के पहले जो हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, जैसे हमने पढ़ा कि 8 मूल संविधान में थी, वर्तमान में 12 हैं। 8 तो हमारे संविधान में ऑलरेडी एडेड थी, जो उसके बाद 9 से 12, 9, 10, 11, 12 ऐड की गई हैं। अब हमें ये पता है कि संविधान में हम कोई चीज़ अलग से ऐड करते हैं या हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो जो अब आगे की हम अनुसूचियाँ कवर करेंगे 9, 10, 11, 12, इनको जब बाद में ऐड किया गया तो इनको अलग अलग संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। तो वो भी देखते चलेंगे कि 9 अनुसूचियों में क्या है, उनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में क्या आता है, राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची है उसमें कुछ विषयों को शामिल किया गया है राज्य द्वारा, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो भी विषय ऐड किए गए हैं उनको न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता, मतलब न्यायालय का उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 10वीं में क्या है, यह संविधान में 52वें 52nd संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। याद रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची हमारी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल का प्रावधान। तो देखते हैं इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। बस अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि कौन सा संविधान संशोधन जोड़ी गई है और क्या है, तो दल बदल का प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची किस संविधान संशोधन तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं आपको याद हो, जो हमने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आगे पीएम लास्ट के 11th 12th पढ़ा था, तो पी से हमने क्या पढ़ा था, पंचायत। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो देखिएगा, आप ट्रिक्स से रिलेटेड है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे याद करने में। तो ये 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था से का भी वीडियो हमने बनाया है, उसको भी आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। इसमें पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए, इससे क्वेश्चन आता है, तो 29 विषय प्रदान किए गए थे। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। किस चीज़ का वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का, और कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय। ठीक है, लास्ट है हमारी 12th स्केड्यूल, मतलब 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची कौन से संविधान के तहत जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इसमें क्या है, नगरीय निकायों की बात कही गई है, और इसमें उनके लिए कितने विषय, 18 विषय प्रदान किए। 11वीं में पंचायत की बात कही गई है और 12वीं में नगरीय निकायों की बात की गई है, उसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने अनुसूचियाँ जो स्केड्यूल्स है हमारी उसको कवर किया है सारी 1 से 12। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते थे हमने वो सारे इंक्लूड करी हैं। आपके एग्जाम में इससे सारे जितने अगर वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन आता है तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।